I'm never going to fight an assembly election as long as 370 is not restored. देखिए 370 बहाना है। महबूबा जी पहले ही हार मान चुकी है। And trying to play the emotional card. So I don't believe it's more than that. नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। क्या महबूबा मुफ्ती ने नए कश्मीर में चुनाव से पहले ही हार मान ली है, या फिर महबूबा मुफ्ती 370 के नाम पर इमोशनल कार्ड खेल रही हैं? महबूबा मुफ्ती ने एक इंटरव्यू में बोला कि जब तक जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली नहीं हो जाती वो विधानसभा है। सुनिए सबसे पहले महबूबा ने क्या कहा। Never going to fight an assembly election as long as 370 is not restored. Because if you, I mean, you know it that whenever I took an oath as a member assembly, it was under two constitutions, J&K Constitution and Constitution of India, with two flags at the same time. It's a more of an emotional issue. Maybe it's very foolish on my part, but it's more of an emotional issue for me. महबूबा मुफ्ती को आपने सुना, वो दो झंडे की बात कर रही हैं, वो दो संविधान की बात कर रही हैं। एक देश में दो संविधान चलेगा कैसे? महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला। पंजाब में अमृतपाल को लेकर भी महबूबा मुफ्ती बीजेपी पर हमला बोल रही है। महबूबा आरोप लगा रही हैं कि पंजाब में वास्तव में ऐसा हो रहा है या फिर बीजेपी इसे करा रही है। इतना ही नहीं, महबूबा का आरोप है कि बीजेपी चाहती है कि लोग सिर्फ 370 पर बात करें, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। सुनिए। Look at what is happening in Punjab, you know. At this point of time, I don't know whether it is really happening or BJP is trying to create a situation like that, but it is there for everybody to see. So Jammu Kashmir is more sensitive a state than Punjab. It has more historical, baggage than Punjab, even geographical baggage than Punjab. So I think, it's not only about 370. It's about the general resolution of the problem. I know Government of India, BJP wants, people, they wanted us to talk only about 370 not resolution of J&K. Now they wanted us to talk about statehood. Now they have, in a way, they have succeeded in bringing majority of the political parties on the issue of election. They have normalized everything. But I don't think, the people of J&K want to normalize everything like this. They want a resolution because so many lives have been lost. There has been so much of destruction, death, so much of suffering. How can you just let it pass and say everything is going to be hanky-dory, everything is going to be fine? I don't think that's possible. महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि 370 बहाना है। महबूबा ने अपनी हार मान ली है, क्योंकि 2019 के बाद से नए कश्मीर में जो परिवर्तन हुए, जनता ने महबूबा मुफ्ती को पूरी तरह नकार दिया। वहीं जेडीयू का आरोप है कि महबूबा झूठ बोलकर इमोशनल कार्ड खेल रही हैं। ये सुनिए प्रतिक्रियाएं, फिर उसके बाद डिबेट की शुरुआत। 370 बहाना है। महबूबा जी पहले ही हार मान चुकी है। इलेक्शन लड़ना और न लड़ना दूर की बात है, क्योंकि 2019 के बाद जो हालात यहाँ चेंज हुई, जिस तरह से लोगों ने पीडीपी को रिजेक्ट किया, जिस तरह 70 साल तक उन्होंने यहाँ झूठे वादे किए और एज चीफ मिनिस्टर रहते हुए जो उन्होंने लोगों के साथ यहाँ बर्ताव किया, अब लोगों को उनको नकार दिया है। इसलिए इलेक्शन लड़ने से पहले ही पीडीपी ने हार मान चुकी है। I don't believe that Mahbooba, what she is telling that tomorrow she will be practically on his statement, on her statement, but definitely she will contest the election. It's a lie. They are making the dramas and trying to make people fool here in Jammu Kashmir and trying to play the emotional card. So I don't believe it's more than that. अब सवाल तो बड़ा है कि क्या महबूबा मुफ्ती चुनाव नहीं लड़ने की बात कहकर अपना नया एजेंडा सेट कर रही हैं? क्या महबूबा मुफ्ती इमोशनल कार्ड खेलकर अपनी खोई जमीन तलाश रही हैं? ऐसे में आज के बड़े सवाल जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। पहला बड़ा सवाल, क्या महबूबा मुफ्ती ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है? और सवाल यह भी कि 370 पर हारे तो महबूबा क्या इमोशनल कार्ड के सहारे हैं? क्या महबूबा ने मान लिया है कि जम्मू कश्मीर में कमल खिलेगा? और सवाल यह भी कि महबूबा का फैसला सच है या फिर उनका नया सियासी एजेंडा? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। राजीव जेटली भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, शौकत अलियत से थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। पीडीपी के नेता माजिद हैदरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। लेकिन रोज की तरह एक सवाल जिसके जरिए देश का मूड हम जानते हैं, और वो सवाल मैं आपके सामने रखता हूं जिस पर आपको अपनी राय देनी है। क्या महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले ही अपनी हार मान ली है?
आप हमारे अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर पोल में हिस्सा लीजिए और उसके बाद राष्ट्र की राय शो के आखिर में दिखाएंगे। माजिद हैदरी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। मान लें जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि 370 नहीं तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, अरे मत लड़िए साहब, मान ले कि हार मान लिया है उन्होंने। देखिए राकेश भाई, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने क्या कहा क्या नहीं कहा उस पर चर्चा तब होगी जब सबसे पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे या स्टेटहुड बहाल होगा, जो दोनों वादे माननीय गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में किए हैं 5 साल पहले। अगर महबूबा मुफ्ती कह रही है चुनाव नहीं लड़ेंगी तो मान ले कि उन्होंने हार मान ली है, मान ले कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बदलाव स्वीकार कर लिया है और इस बदलाव के बाद उनकी सियासी जमीन खो चुकी है, इसलिए वो कह रही है हम लड़ेंगे ही नहीं क्योंकि पता है कि हारेंगे। चर्चा करेंगे। जी राकेश भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है माजिद हैदरी? जी बिल्कुल आ रही है। माजिद हैदरी, सरकार ने कहा है कि चुनाव कराएंगे, चुनाव हो जाएंगे समय पर, उसकी चिंता आप मत करिए। लेकिन सवाल यह है कि महबूबा मुफ्ती को पता है कि जम्मू कश्मीर में जो बदलाव उससे लोगों ने स्वीकार किया है और इस बदले दौर में उनकी सियासी जमीन खो चुकी है। वो देखिए मेरे भाई, वो महबूबा मुफ्ती साहिबा को जम्मू कश्मीर में झांसी की रानी कहा जाता है, तो आप कह रहे हैं कि झांसी नहीं माजिद हैदरी, अरे माजिद हैदरी सुनिए ना सर, झांसी की रानी का नाम बदनाम मत करिए प्लीज। नहीं, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों का नाम मत लीजिए सर, और कम से कम उस नेता के लिए तो बिल्कुल मत करिए जो पाकिस्तान की वकालत करे, जो चीन की वकालत करे, जो अलगाववादियों की वकालत करे, जिनकी सहानुभूति आतंकियों के साथ जाकर खड़ी हो जाती हो, जो एक देश में 2 संविधान की बात करे, जो कहे एक देश में 2 झंडे होने चाहिए, कम से कम झांसी की रानी का नाम मत लीजिए सर। माजिद हैदरी, मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा, झांसी की रानी का नाम मत लीजिए और बिल्कुल मत जोड़िए महबूबा मुफ्ती के साथ। ना कहीं जनाजा हो रहा है भाई, लोकतंत्र खत्म ठीक है हो चुका है, उसको राजीव जेटली, नहीं ठीक है सर, माजिद हैदरी बिल्कुल झांसी की रानी का नाम मत लीजिए। राजीव जेटली, एक तो ये झांसी की रानी का अपमान है, महबूबा मुफ्ती जो पाकिस्तान की वकालत कर दे, जिनकी सहानुभूति अलगाववादियों के साथ हो जाए, वैसे नेता के साथ कम से कम झांसी की रानी का नाम तो नहीं चलेगा। राकेश भाई, सफेद बर्फ की चादर के ऊपर जब तक खून के धब्बे ना हो तब तक इनकी राजनीति प्रोपेल नहीं करती है। ये सफेद चादर के ऊपर, बर्फ की चादर के ऊपर लाल रंग देखना पसंद करते हैं। इनको लगता है कि जब तक वो लाल रंग नजर नहीं आएगा, जब तक वो AK-47 नजर नहीं आएगी, वो आतंकवादी नजर नहीं आएंगे और खून खराबा नजर नहीं आएगा, जब तक हमारी राजनीति कैसे चलेगी। इन लोगों ने हमेशा वकालत करी तो किनकी करी? इन्होंने तो वकालत भी उन लोगों की करी जिन लोगों ने कश्मीरियत की, कश्मीर के अंदर कश्मीरियों का खून बहा और जो कश्मीरियत की खिलाफत पे खड़े रहे। और ये कश्मीरियत की बात करने वाले लोग, इन्हें एहसास नहीं है कि कश्मीर की जनता ने पहली बार डेवलपमेंट का टेस्ट चखा है। पहली बार उन्हें एहसास हुआ है कि हमारा बच्चा भी कश्मीर रह के पढ़ सकता है, हमारा बच्चा कश्मीर में रह के मेडिकल कर सकता है, हमारे पास वो सारे रास्ते उपलब्ध होंगे जिनसे हम कश्मीर को विकास की धारा में आगे लेकर के जा सकते हैं। नहीं चाहिए इन सबको, ये नहीं चाहिए। जितनी भी राजनीतिक दल है, इन सभी का एक ही एजेंडा रहा है, वो एजेंडा रहा है कि कश्मीर में आतंकवादियों को कहीं ना कहीं पनाहगृह दें, आतंकवादियों को पालें, कश्मीरियों को मरवाएं और किस कश्मीर के जो विकास की गति है उसके बीच में बाधा बन जाए। इससे इनकी राजनीति चलती थी। इसीलिए महबूबा मुफ्ती जी को लगा कि मैं 370 का बहाना लूंगी जो कभी नहीं हट सकती, अब जो कभी नहीं लागू हो सकती वापस। और क्योंकि वो वापस लागू नहीं होगी, इसलिए अब महबूबा मुफ्ती जी की भी राजनीति आगे प्रोपेल करने वाली नहीं है, चलने वाली नहीं है। महबूबा मुफ्ती जी को एहसास हो चुका है इस बात का। और ये आज कितनी भी बात कहते हैं झांसी की रानी जी, अरे झांसी की रानी ने जो खून बहाया था वो उनका बहाया था जो हमारे देश के दुश्मन थे। और आप जो देश के दुश्मन हैं उनसे अपने कश्मीरियों का खून बहा रहे हैं, उनको यूज करके कश्मीरियों का कत्लेआम कर रहे हैं। बहुत फर्क है झांसी की रानी और महबूबा मुफ्ती जी में। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर महबूबा मुफ्ती ये सोचती है कि 370 अगर लागू नहीं होती है तो मैं राजनीति नहीं करूंगी, तो मैं तो ये कहूंगा कि बहुत बेहतर मौका है महबूबा मुफ्ती जी के पास कि अब अपने घर पर बैठे, एहसास हो चुका है उन्हें। डिबेट पर वापस लौटते हैं। रिजवान भाई, मैं आपके पास आता हूं। ये महबूबा मुफ्ती का इमोशनल कार्ड चलेगा क्या? उन्हें शायद लग नहीं रहा कि सियासी जमीन वो खो चुकी है जम्मू कश्मीर में, लोग बदलाव को स्वीकार कर चुके हैं और लगातार ग्राफिक्स दिखा रहे हैं कि आर्थिक मोर्चे पर कितने क्रांतिकारी परिवर्तन जम्मू कश्मीर में। जी शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। बात जनाजे से आई है तो चलिए जनाजे की बात को आगे बढ़ा देते हैं।
जब लाल चौक पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, 370 जब थी, तब लोकतंत्र का जनाजा निकलता था। जब अलगाववादियों को शहीद बोला जाता था और उनके जनाजे में 2-2 लाख आदमी स्पॉन्सर करके बुलाए जाते थे, बिना खौफ के, बिना डर के, वो लोकतंत्र का जनाजा था। जब कश्मीरी हिंदू अपने देश में ही मार के, लूट के, बलात्कार करके भगाए गए, वो लोकतंत्र का जनाजा था। अब देखना यह है कि इनके राजनीति के जनाजे में, जैसे एक टाइम पर आतंकवादियों के जनाजे में 2 लाख लोग इकट्ठा होते थे, तो देखते हैं ये श्रीनगर में अगर अपनी राजनीति का जनाजा निकालती हैं तो कितना आदमी वहां पर जमा होता है, बस इतना देखना है। अब आपने बोला जनाजे अच्छा पहले भी निकले हैं। फारूक अब्दुल्ला ने राजीव के साथ मिलकर सन 86 में जनाजा निकाला, 1991 में 1951 में नेहरू के साथ मिलकर शेख अब्दुल्ला ने जनाजा निकाला। वो सब माजिद हैदरी को नहीं पता होगा, चलिए उस पर कभी और बात कर लेंगे। आपने एक फौज का एक हथियार सुना है, स्टन ग्रेनेड। स्टन ग्रेनेड, उसमें छर्रे नहीं होते, इतनी रोशनी और इतनी आवाज होती है कि जिसके पास वो फटते हैं वो आदमी अपनी सुध-बुध खो बैठता है। तो 370 हटा के नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने ऐसे नेताओं के ऊपर स्टन ग्रेनेड फेंका था। ये अपनी सुध-बुध खो चुके हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या। ये सोचते थे कि जब हम जेल में होंगे तो लाखों लाखों आदमी कश्मीर की सड़कों पर निकल आएगा, गोलियां चलेंगी, डल लेक का पानी लाल हो जाएगा। ये सोचते थे और भाषा भी यही थी। हुआ क्या? ठेंगा हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब ये देखिए ये बौखलाई कैसे हैं। 6 महीना पहले कह रही थी, 3 किस्से सुनाता हूं, 3 फिर बात खत्म करूंगा। 6 महीना पहले कह रही थी। रिजवान भाई मैं आपको रोकता हूं, लगातार बड़ी तस्वीर आ रही है, इस बड़ी खबर का रुख करना पड़ेगा। राहुल गांधी की तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले की, जब वो दिल्ली पहुंचे, एयरपोर्ट से बाहर निकले, सूरत से जब पहुंचे थे और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया और केंद्र सरकार पर लगातार हमला, जबकि ये पूरा मामला 4 साल से चल रहा है सूरत की कोर्ट में। शिवानी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिवानी, मैं एक बार फिर से आपके पास लौट कर आता हूं। कांग्रेस की ओर से अधीर रंजन चौधरी ने कहा थोड़ी देर में प्रेस ब्रीफिंग दी जाएगी, अदालत का फैसला है, लेकिन हमला सरकार पर। बिल्कुल, देखिए अक्सर ऐसा देखा गया है, चाहे वो ईडी के सामने पेश होना हो या फिर कोर्ट का फैसला हो, कांग्रेस इसी तरह का रिएक्शन देती है, हर बार एक प्रेस ब्रीफिंग कर देती है। और अब आपको तस्वीरें मैं दिखाती रहूंगी जब हम बातचीत कर रहे हैं। अब यहाँ से जितने भी कांग्रेसी राहुल गांधी को रिसीव करने आए थे, सीधे वो जा रहे हैं कांग्रेस दफ्तर और ये कहा जा रहा है कि वो प्रेस ब्रीफिंग में अपना रिएक्शन देंगे। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे थे, सूरत में भी हमने कोशिश की राहुल गांधी का रिएक्शन लेने की, यहाँ एयरपोर्ट पर भी उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो निकल गए। उनके जो साथ में बड़े नेता थे, चाहे वो केसी वेणुगोपाल हो, अधीर रंजन चौधरी हो, प्रमोद तिवारी हो, उन सबका कहना था कि इस तरह का जो फैसला आया है वो भी एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। उनका ये रिएक्शन है, उनका कहना है। शिवानी, मैं आपको रोकता हूं। उदित राज, कांग्रेस के बड़े नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदित जी, आपका स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर। फैसला तो अदालत का है सर, सरकार पर टारगेट क्यों? वाई व्हेन ये जब देश के कानून मंत्री ये कहते हैं कि जजेज राज विरोधी कार्य कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग साथी हैं, तो प्रेशर तो नीचे तक आएगा ही। जजेज डरेंगे कि आज नहीं तो कल सरकार फंसाएगी। तो मुझे तो ये पूरा जजमेंट मोटिवेटेड है और बैड जजमेंट है, वरना ये राजनीतिक भाषा है। इस तरह के कमेंट और सेंटेंसेस नॉर्मली लोग चुनाव के दौरान या पॉलिटिकल स्पीच में आप अदालत के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं उदित राज जी? अदालत का फैसले पर सवाल तो उठा ही रहे, इसलिए कि अभी तो अपील जाएंगे। अगर करेक्ट होता तो अपील में क्यों जाते? तो इसको आप उस तरह से क्यों देख रहे हैं? जब लोअर कोर्ट में जजमेंट ठीक नहीं होता तभी तो अपील में जाता, दैट ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडेबल। वो तो सीधा समझ में आना चाहिए कि जजमेंट जो है मोटिवेटेड है या फैक्ट का ओमिशन है या कमीशन है। इतिहास में ऐसा हुआ कि जजेज राज विरोधी हैं। जजेज उदित जी, आप मानते हैं कि राहुल गांधी ने तब जो कहा था वो सही कहा था? देखिए, सभी बोलते हैं, इस तरह की भाषा कौन नहीं बोलता भाई? कई तमाम तरह की भाषा है, ऐसा कुछ नहीं इसमें बोला गया। तो जितने मोदी हैं सबको गड़बड़ बता देंगे, या तो नाम ले लेते फिर सीधे। तो देखिए, ऐसा है कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ओ दीदी दीदी,
हर तरह के लोग बोलते रहते हैं, तो ये पॉलिटिकल भाषा है, चलती है भाषा इस तरह से, बहुत लोग बोलते हैं। लेकिन आपके नेता राहुल गांधी पहले कोर्ट में पहले भी माफी मांग चुके हैं, कोर्ट को गलत कोर्ट किया, अब फिर कोर्ट की बातचीत हो रही है, आप फिर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, जो टाइमिंग है अदानी के मुद्दे को ठीक है, राहुल जी ने उठा बहुत बहुत शुक्रिया उदित राज जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। रिजवान भाई, अदालत ने फैसला दिया, उदित राज कह रहे हैं सीबीआई ईडी का डर दिखाकर फैसला ले लिया, केंद्र सरकार पर हमला, ठीक है अपील करने का आगे अधिकार है, तो सर मामला सब जुडिस यहां भी तो है। आज अगर उदित राज जी होते तो मजा आ जाता, वैसे वो मुझसे बड़ा दूर भागते हैं। उन्होंने कहा ये सब बातें तो बोली जाती हैं, ये बातें नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोली गई थी, ये बातें एक समुदाय के खिलाफ बोली गई थी, चोर शब्द के साथ। आज उदित राज जी यहां होते ना, मैं उनसे पूछता बड़े सम्मान के साथ कि आपके समुदाय के खिलाफ कोई अगर ऐसी बात बोल दे तो तब भी आप यही बोलते क्या, या SC/ST एक्ट की धाराएं गिनवाने लगते और जाके मुकदमा कर देते। अपने समुदाय पर आती है तो SC/ST एक्ट, और दूसरे पर आती है तो ये सब भाषाएं चलती हैं। अरे कैसे चलती हैं? ठीक है रिजवान, मैं आपके पास आता हूं और राजीव जेटली आपके पास भी आता हूं। मोहित हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मोहित, क्या सीधे कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर की ओर जा रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता, और वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे थोड़ी देर में जिसका जिक्र अधीर रंजन कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, देखिए जब हम अधीर रंजन से हमने सवाल पूछे कि कोर्ट के फैसलों के ऊपर क्या सियासत की जाएगी और कांग्रेस पार्टी क्या उस पर सियासत कर रही है और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है, तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद ही वहां पर पूरी आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से एयरपोर्ट पर एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, पूरी तरीके से ये शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की गई थी। यहाँ पर तमाम सांसद जो है वो पहुंचे थे एयरपोर्ट के अंदर, उसके और कार्यकर्ता जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की थी वो बड़ी संख्या में पहुंचे थे। राहुल गांधी के आने से पहले काफी यहाँ पे नारेबाजी हुई है, हालांकि पुलिस का सख्त यहाँ पे बंदोबस्त था, इसलिए राहुल के आसपास किसी नेता को नहीं भटकने दिया गया। लेकिन जिस तरह एक पूरा क्राउड आगे की तरफ गया तो वहां पर आप देख सकते हैं एयरपोर्ट के बाहर तक जो है वो पुलिस ने राहुल गांधी को सुरक्षित छोड़ा और उसके बाद राहुल गांधी तमाम नेताओं के साथ एक बड़े काफिले के साथ आगे की तरफ गए हैं। तो फिलहाल थोड़ी देर में कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है जिसमें जितने सवाल हैं जो कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं, जो पत्रकारों ने यहाँ पूछे हैं, उसका जवाब कांग्रेस पार्टी वहां दे सकती है। लेकिन जिस भी कांग्रेस के सांसद से हमने बात करने की कोशिश की तो वो सीधा सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, भाजपा को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि उनका कहना है कि एक ठीक है मोहित, मैं आपके पास आऊंगा, राजीव जी मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले लोकेश जिंदल आपके पास, क्या आप भी मानते हैं कि ठीक कहा राहुल गांधी ने तब? आपको लगता नहीं एक समुदाय के खिलाफ टिप्पणी थी और कम से कम यहां से संभल कर चलना चाहिए, आगे संभल कर बोले राहुल गांधी? देखिए, फरवरी 2002 में एक बहुत बड़ा बयान दिया गया था कि हमारे लिए हम दो, हमारे दो, और उनके लिए हम 5, हमारे 25। आप जानते हैं ये बयान किसने दिया था? ये उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। अरे तो कोर्ट में जाकर कह देते सर कि इससे किसी की मान की हानि होती है, मुकदमा कर देते, मुझे पूरा बोलने दीजिए जी। क्या आज आपको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस पर कॉग्निजेंस लेगा? नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वर्तमान हानि हुई है, पूरे समुदाय के खिलाफ टिप्पणी कर दी मोदी सरनेम का नाम लेकर, और आप बैठकर जस्टिफाई कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर कि उसने दबाव डाल दिया, सूरत की कोर्ट ने दबाव में आकर फैसला दे दिया। जब से अडानी हिंडनबर्ग स्कैम हुआ है, नहीं, फिर आप अडानी हिंडनबर्ग पर पहुंच गए। यहाँ पर एक समुदाय पर टिप्पणी का मामला है, राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है, आप मुझे उस पर आप बात नहीं करेंगे सर? नहीं, मैं आपको बोलने दे रहा हूँ, दीजिए, आप मुझे बोलने तो दीजिए। जैसे ही अडानी हिंडनबर्ग स्कैम आउट हुआ है उसके बाद या तो राहुल गांधी जी ने लंदन में कुछ कह दिया, पार्लियामेंट स्थगित कर दो, या फिर दिल्ली पुलिस भेज दो, भारत जोड़ो यात्रा में कुछ कह दिया, या 2019 लोकेश भाई मैं आता हूं, गौरव से भी एक अपडेट ले लूं। गौरव, कांग्रेस हेडक्वार्टर पर क्या हालचाल है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त कांग्रेस हेडक्वार्टर पर मैं बताऊं तो थोड़ी देर पहले अभिषेक मनु सिंघवी जो कि सबसे बड़े कानूनी चेहरे हैं, उन्होंने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो डिफेमेशन के मामले में राहुल गांधी को कन्विक्ट किया गया है उसमें तमाम कानूनी पहलुओं पर इसे कमजोर बताया, गलत फैसला बताया। उन्होंने कहा कि बयान कोलार में दिया गया था और सुनवाई जो है सूरत में है। ये जो सीआरपीसी का सेक्शन 202 है जिसको लेकर कोर्ट के आदेश बहुत निश्चित हैं, ऐसे मामलों पर सूरत की कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकती थी। दूसरा,
ये कि इस मामले में जो आपराधिक मानहानि है वो किसी एक व्यक्ति की नहीं हुई है। स्पष्ट रूप से उन्होंने उन लोगों के लिए कहा था और उन्होंने जनहित के मुद्दे को उठाया था और ऐसे में इसे आपराधिक मानहानि में नहीं गिना जा सकता। दूसरा ये कि सजा कितनी होनी चाहिए, इस पर पर्याप्त बहस नहीं हुई और अधिकतम सजा दे दी गई, इस पर सवाल खड़े किए गए हैं। और उन्होंने कहा है कि पूरी तैयारी जो है हम कर रहे हैं, क्योंकि 170 पेज का ये ठीक है। गौरव, आगे भी मैं आपसे बातचीत करूंगा। अब आपका और मोहित दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव जेटली, देखिए, पहले उदित राज, अब लोकेश जिंदल, सीधे आरोप कि केंद्र सरकार, सीबीआई, ईडी तमाम हथकंडे, दबाव सूरत कोर्ट पर, और उस दबाव में कोर्ट ने फैसला दिया। नहीं राकेश भाई, आप ये देखिए, ये क्या ईडी ने या हाँ, मैं क्या, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल राजीव जी, आपकी आवाज आ रही है। सर, अपनी बात पूरी करें। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूं, क्या ईडी ने या सीबीआई ने या किसी और एजेंसी ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने, किसी ने कहा था कि राहुल गांधी जी विदेश में जाइए, अपने लोकतंत्र को गाली दीजिए? किसी ने कहा था कि राहुल गांधी जी विदेश में जाइए और चीन का पक्ष लीजिए? क्या किसी ने कहा था कि राहुल गांधी जी चीन को शांति का पक्षकार बताइए? क्या किसी ने कहा था कि बताइए कि चीन प्रकृति का कितना अच्छा दोस्त है? ये सब बातें राहुल गांधी जी बोलते हुए आ रहे हैं। ये विदेश की भूमि पर जब ये अपनी स्टेटमेंट देते हैं तो क्या ये हमारी एजेंसियां इन्हें कहती हैं कि वहां जाकर के स्टेटमेंट दीजिए? क्या राहुल गांधी जी ने नहीं बताया, राहुल गांधी जी ने नहीं कहा कि इस देश के अंदर जिसके नाम के पीछे मोदी लिखा होता है वही इस तरीके से चोरी क्यों करते हैं? अब ये झूठ कहा जा रहा है। मतलब एक बड़ा समाज ओबीसी के अंदर एक उत्तर प्रदेश में खबर की चर्चा हर गली मोहल्ले में अचानक होने लगी है। खबर यह है कि क्या सचमुच अखिलेश यादव गिरफ्तार होने वाले हैं? सवाल यह है कि यह किसने कहा, कहां से खबर आई, क्या पूरी सच्चाई है? हमने पूरी तहकीकात की है, यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी। जेल में कर दिया, जेल में भेज दिया। इसीलिए मैं प्रकाश साथी से कह रहा था कि तुमने जो बोल दिया, जब ये पंछी को नहीं छोड़ रहे हैं, हमें तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, जेल में डाल देंगे हम सब। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव को गिरफ्तारी का डर सताने लगा? आखिर ये बात अखिलेश ने क्यों कही? सारस पर सियासत करते करते अखिलेश यादव को आखिर ऐसा क्यों लगा कि यूपी सरकार उनको जेल भेज सकती है? इसे समझने के लिए एक बार फिर अखिलेश यादव का ये बयान सुनिए। जेल में कर दिया, जेल में भेज दिया। इसीलिए मैं प्रकाश साथी से कह रहा था कि तुमने जो बोल दिया, जब ये पंछी को नहीं छोड़ रहे हैं, हमें तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, जेल में डाल देंगे हम सबको। पूरा मामला तब शुरू हुआ जब वन विभाग की टीम अमेठी के आरिफ से सारस का रेस्क्यू करके लाई। फिर क्या था, अखिलेश खुद अमेठी में इस सारस और उसके मालिक आरिफ से मिल चुके थे। इधर वन विभाग की टीम ने सारस को उठाया, उधर अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर सरकार को निशाना बनाकर ट्वीट करना शुरू कर दिया। इसको लेकर इशारों ही इशारों में सीधा पीएम मोदी पर निशाना साधा गया। अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा, वन विभाग की टीम यूपी के राजकीय पक्षी सारस को तो स्वतंत्र करने के नाम पर उसकी सेवा करने वाले से दूर ले गई। अब देखना ये कि राष्ट्रीय पक्षी मोर को दाना खिलाने वालों से स्वतंत्र करने के लिए क्या कार्रवाई की जाती है। अखिलेश यादव का बयान आया तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर अखिलेश की बस में हो तो वो उनकी हत्या कर दें। अहंकार से भरे हुए लोग हैं, वो किसी का सम्मान नहीं करते। और विशेष तौर से पिछड़ी जाति का अगर कोई व्यक्ति हो और उसमें केशव प्रसाद मौर्य हो तो वो तो क्या करे, नहीं तो मेरी हत्या करवा दें। जेल और हत्या वाले इन बयानों के बाद यूपी की सियासत में उबाल। सवाल कई। सवाल ये भी कि अखिलेश ने जेल वाला बयान क्यों दिया? क्यों अखिलेश को लगा कि वो जेल जा सकते हैं? क्या अखिलेश ने कुछ गलत किया है? ये वो सवाल जो बीजेपी के नेता और मंत्री उठा रहे हैं, और इन सवालों का जवाब समाजवादी नेता क्या दे रहे हैं, अब वो सुनिए। अब उनको कोई भय सता रहा होगा, कोई ऐसी गलती किए होंगे जिसके कारण उनको जो है इस बात का एहसास हो रहा है कि वो जेल जा सकते हैं। ये भारतीय लोकतंत्र है। भारतीय लोकतंत्र में तो ये आप कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। यदि कानून सबके लिए बराबर है, यदि ऐसा कुछ उनको अपने कुछ गलतियों पर ऐसा एहसास हो रहा है तो ये तो स्वयं जानते होंगे या कानून के लोग जानते होंगे। अखिलेश यादव जी ने अगर गलत किया है तो निश्चित तौर पर जेल जाएंगे। उन्होंने क्या गलत किया है ये तो अखिलेश जी से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है।
जिसने भी गलत किया है निश्चित तौर पर उसको जेल की सलाखों का डर होना ही चाहिए, और जिसने गलत नहीं किया है उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक ऐसी सरकार है जिसमें लोग निर्भय होकर के जी रहे हैं, लेकिन अपराधियों को, असामाजिक तत्वों को, अराजक तत्वों को भय होना ही चाहिए। वो एक आशय व्यक्त कर रहे थे कि जिस तरह का पूरे उत्तर प्रदेश में विपक्षियों के साथ जो आपसे असहमत हों, जो डिसेंट की वॉइसेस हों, जर्नलिस्ट हों, जर्नलिस्ट का काम क्या है? वो अखिलेश जी से भी सवाल करते हैं, वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से सवाल नहीं करते हैं बेचारे। उनका ये कहना है कि अगर कोई सवाल पूछ दे तो उसको जेल भेज देंगे, अगर कोई उनसे सरकार की उपलब्धि पूछ दे तो उसको जेल भेज देंगे। तो ये जेल का जो भेजने का जो चलन है, ये इंदिरा जी का तरीका है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान जेल में रहे। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी जेल की हवा खा चुके हैं और सपा विधायक इरफान सोलंकी तो अभी भी जेल में बंद है। तो क्या यही वजह है कि अब अखिलेश यादव को जेल जाने का डर सता रहा है? किसी अधिकारी की क्या हिम्मत है वहां जाए और मोड़ को ले आए वहां से? ये केवल इसलिए किया सरकार ने क्योंकि सारस से और सारस को पालने वाले आरिफ से मैं मिल करके आ गया। मुझे याद है कानपुर में जब समाजवादी पार्टी के विधायक से मैं मिलने गया, सरकार ने उसका ट्रांसफर कर दिया। आजम खान साहब या उनका परिवार इसलिए तकलीफ परेशानी में है क्योंकि वो समाजवादी है। ये अधिकारी जो अन्याय कर रहे हैं, हम तो इनसे कहेंगे अन्याय कर लो, मन भर लो, पेट भर ले, लेकिन जो ये आप काम कर रहे हो इसका क्या संदेश जा रहा है? यूपी में सारस पर हो रही सियासत हत्या और जेल तक पहुंच गई। जेल जाने की वजह से समाजवादी पार्टी के कई नेताओं की विधानसभा सदस्यता भी चली गई। राहुल गांधी को आज कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुना। जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी वार पलटवार तेज होते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि कहीं अखिलेश को पुराने मामलों में नई मुसीबत तो नहीं दिख रही। अखिलेश यादव की सरकार में 2 बड़े घोटाले हुए। पहला घोटाला था रिवर फ्रंट घोटाला। गोमती नदी किनारे बने इसी रिवर फ्रंट को लेकर सवाल उठ रहे थे। इसके बाद योगी सरकार ने इस पूरे मामले पर जांच बिठाई। अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इस घोटाले में अखिलेश यादव डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, एफआईआर में उनका नाम नहीं है, लेकिन यह घोटाला उनके शासनकाल के दौरान ही हुआ और इसीलिए इसको लेकर बीजेपी अक्सर अखिलेश यादव पर सवाल उठाती रही है। दूसरा घोटाला है खनन घोटाला। करीब 900 करोड़ का यह घोटाला, इस घोटाले की जांच अब सीबीआई कर रही है। इसमें अधिकारियों समेत 11 लोग जो है वो नामजद हैं। अखिलेश यादव का नाम इस एफआईआर में भी नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जो कुछ फाइलें इसमें साइन हुई थी वो 2012 और 13 में भी हुई थी और उस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे जिनके पास खनन विभाग भी था, लिहाजा सीबीआई उनसे भी पूछताछ कर सकती है। और इसी आधार पर कहा जाता है कि खनन घोटाले की जांच की आंच अखिलेश यादव तक भी पहुंच सकती है। कैमरा पर्सन मनोज मिश्रा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ नव भारत, लखनऊ।